Question number 12 है for a set of 5 true or false questions. 5 क्वेश्चंस का एक सेट है, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जिसमें ट्रू और फॉल्स का डिसीजन लेना है आपको। ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है 5, सीधी सी बात है। 5 क्वेश्चन दे दिए आपको मैंने ट्रू एंड फॉल्स के। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, मतलब 5 में से किसी ने 5 के आंसर करेक्ट नहीं दिए। एंड नो टू स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, कोई भी 2 स्टूडेंट के आंसर की जो सीक्वेंस है वो एक जैसी नहीं है। जैसे टी 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 टी, 4 जनों के टी 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 और एक का एफ आया, और भी किसी और स्टूडेंट ने भी ऐसा कैसा लिखा हो टी 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 टी, 4 के ट्रू और 5 का फॉल्स, ऐसा नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं किसी ने अगर टी 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 लिखा है 4 जगह और 5वें नंबर पे फॉल्स लिखा है, तो दूसरे किसी स्टूडेंट ने ऐसा का ऐसा आंसर कहीं नहीं लिखा। 5 जो भी जितने भी बच्चे सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। What is the maximum number of students in the class for this to be possible? कितना दिमाग वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट बताने आंसर को देखकर, आंसर्स के रिस्पांस को देखकर स्टूडेंट बताने कि कितने स्टूडेंट पॉसिबल है क्लास के अंदर, तब ऐसा होगा। दिमाग खराब, क्या सोचें, कैसे सोचें ना। यही आपसे कहा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाना ज्यादा है मुझे, स्टेप थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन आने के समझ आने के लिए आपको देखो एक छोटा एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 बहुत बड़ा एग्जांपल हो रहा है। छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो जो जो पॉसिबिलिटीज बनती है देखो वो क्या है। ये रोल नंबर 1 ने आंसर दिया, ये रोल नंबर 2 ने दिया, ये 3 ने दिया, ये 4 ने दिया, ये 5 ने दिया, ये 6 ने दिया, ये 7 ने दिया। 8 बच्चे हैं अगर ऐसा होगा तो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, मैंने ये बोला 3 क्वेश्चन है मान लो एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर तो 12 करना है अपने इसके हिसाब से, तो 3 क्वेश्चन है ये समझाने के लिए, वो 3 दिखा देंगे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैंने क्या किया, 3 क्वेश्चंस लिए हैं, 5 की जगह 3 ले ले, 5 में बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं बनाना, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो तीनों एक स्टूडेंट ट्रू लिख दिए, या रोल नंबर 1 ने तीनों ट्रू लिखे, रोल नंबर 2 ने इसको ट्रू, इसको ट्रू, इसको फॉल्स लिखा है, इसने ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे आ सकते हैं ना, ये आंसर बनेंगे, इससे अब इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता। सारी पॉसिबिलिटी लिख दी मैंने, पर इसमें आप देखो, ऑब्जर्व करो, कोई भी पॉसिबिलिटी रिपीट नहीं हो रही, सब अलग अलग है पॉसिबिलिटी, कोई भी दो एक जैसी नहीं दिख रही होगी आपको। जैसे यार टी एफ एफ है, तो और कहीं टी एफ एफ दिख रहा है क्या आपको? मतलब ये सब केसेस आ गए हैं इसके अंदर, जो जो भी डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का बनाया आपने, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस? इतना समझ में आ रहा है? आप अब इसमें ऐसे बोलोगे सर इसमें एक सीक्वेंस ऐसी है जो कोई ना कोई स्टूडेंट की पूरी सही होगी। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ओरिजिनल आंसर ट्रू था, और ये फॉल्स था, और ये ट्रू था। ओरिजिनल आंसर जो आंसर की में दे रखे थे, तो ट्रू फॉल्स ट्रू कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट ने तो लिखा है इसमें, देखो ट्रू फॉल्स ट्रू इसने लिखा है, इसने पूरा करेक्ट आंसर दिए तीनों के, बाकी किसी ने तीनों के आंसर करेक्ट नहीं दिए। मतलब इस स्टूडेंट को अगर मान लो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो इसको पूरे 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स का था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स लिख देते हैं अपन,
इसको पूरे 12 नंबर मिलेंगे अगर इसके सही आंसर है, क्योंकि हमने इसको ट्रू फॉल्स ट्रू बोल दिया, इसको पूरे 12 नंबर, बाकी किसी को भी 12 नंबर नहीं मिलेंगे। इसको कितने मिलेंगे? 4 और 4 8, इसके 4 नंबर कट जाएंगे, 8 ही मिलेंगे इसको। इसको कितने मिलेंगे? इसको 4, इसके और बस नहीं, इसके 4 8, क्योंकि फॉल्स था उसमें फॉल्स। फिर मार्क्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इसको तो 4, इसको भी 4, इसको भी 4, क्योंकि फॉल्स था, फॉल्स ही तो लिखा है उसने, फॉल्स था तो फॉल्स ही लिखा है, तो 4 नंबर ही मिलेंगे ना। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, तो इसको पूरे 12 मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे 12। जैसे इसको क्या मिलेंगे? सिर्फ 4 मिलेंगे। 0 किसको मिलेंगे? 0 किसको मिलेगी? इसको, रोल नंबर 6 को। हाँ, इसका ट्रू था तो फॉल्स लिखा, फॉल्स हो तो ट्रू लिखा, ट्रू लिखा तो फॉल्स है, 0 मार्क्स इसको मिलेंगे। फिर मार्क्स को छोड़ो, अभी अभी तो मैं आपको क्या क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ, ये उससे कनेक्टेड है ना, तो किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन और कितने स्टूडेंट, यहाँ देखो कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको? 8। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि किसी ने भी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर नहीं दिए, मतलब इस स्टूडेंट को तो अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो करेक्ट आंसर देने वाला है ना, तीनों करेक्ट आंसर देने वाला है। इसका मतलब इसमें स्टूडेंट को हटा देंगे तो स्टूडेंट कितने हुए? 7, क्योंकि उन्होंने जो आंसर की उनके पास आई है उससे मैच किया, और सारे स्टूडेंट ने जो आंसर दिए उससे मैच किया, तो किसी भी स्टूडेंट का आंसर जो करेक्ट सीक्वेंस थी उससे नहीं मैच हुआ। कि उसकी कम से कम एक स्टूडेंट तो वहां हो सकता है ना जिसका आंसर करेक्ट सीक्वेंस से मैच करे, एक स्टूडेंट, कम से कम एक, वो भी नहीं था उसमें। जैसे इसके अंदर एक ही है, मान लो रोल नंबर 9 वो लिखूंगा तो वो TFT वो भी लिख सकता है, और उसने बोला सारे आंसर डिफरेंट है तो ये रिपीट नहीं हो सकता, और किसी ने भी एक जैसा आंसर दिया इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कितने आए? 7। 7 को लिखने का तरीका क्या होता है? टोटल क्वेश्चन कितने थे? 3 विद पॉसिबिलिटीज 2, तो ईच वन, पहले वाले क्वेश्चन के लिए 2 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, 2 into 2 into 2 तरीके से, मतलब टोटल 8 वेज से ये आंसर दिए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज 8 हो जाएंगे, लेकिन टोटल मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर 8 हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज 8 हो जाएगी। पर इस 8 पॉसिबिलिटी में एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर रखती है, तो उसको हटाना पड़ेगा। मतलब 8 माइनस 1 उसको हटा दो तो 7 मींस हम 7 को ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ईच क्वेश्चन हैविंग 2 ऑप्शन इसलिए उसको 2 लिखा, और 3 मतलब जितने क्वेश्चन थे हमारे पास, कितने क्वेश्चन थे बोल सकते हो आप, डिस्कस करने के लिए मैंने ओपन कर रखा है 5, तो 5 तो हमारे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे? 2 की पावर 5 माइनस 1 32 माइनस 1 31 31 स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर। समझ में आकर भी नहीं आया ऐसा लग रहा है ना आपको? समझ में आकर भी ऐसा लग रहा है कि आया तो है सर, वो एग्जांपल से समझा सकता था मैं, ऐसे लॉजिक नहीं चलते इसके अंदर, क्योंकि ये छोटा एग्जांपल एक ही क्लियर करूंगा। अब ये चीज आपके पास एक जनरल बन गई कि इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 की पावर n माइनस 1, बस ये ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक हो गई है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट काम आएगी। और ऐसे मिलते हैं एक 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके अंदर ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, तो बताओ कितने स्टूडेंट है? 2 10 1 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, ये बस इतना ही सोचना होता है। पर वो पढ़ा हुआ होगा तभी तो याद आएगा 2 10 1 वाला फॉर्मूला लगता है करेक्ट सीक्वेंस को हटाने के बाद में, और नो आंसर इज रिपीटेड, मतलब किसी ने भी एक जैसे आंसर नहीं दिए, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। अगर सबने आंसर रिपीट करने वाले ऐसे गिनेंगे तो पता नहीं, फिर तो अपन पता ही नहीं लगा सकते उसका कितने स्टूडेंट कि ये वाला आंसर रिपीट हो रहा है। हो सकता है 50 स्टूडेंट टीटी लिख दे, -1 इसलिए किया ना, ये नहीं रखना उसमें क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर नहीं दी, तो ये करेक्ट सीक्वेंस आंसर वाला स्टूडेंट तो बैठा हुआ है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो था ही नहीं क्लास में, वाला अच्छा इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था ही नहीं क्लास के अंदर, जिसके तीनों आंसर सही थे वो तो है ही नहीं स्टूडेंट उस क्लास में। क्योंकि जो आंसर की सीक्वेंस आई है ना बच्चों से लिखी हुई, स्टूडेंट ने जो रिस्पॉन्स दिए
वो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आंसर से मैच हो ही नहीं रही, लिखा था क्वेश्चन में। तो ये आंसर की सीक्वेंस थी, मान लिया मैंने कि ट्रू था, ये फॉल्स है, ये ट्रू था, ये ट्रू फॉल्स ट्रू लिखने वाला एक ही स्टूडेंट था, उसको हटा दिया मैंने। आप बोलोगे सर और ज्यादा भी तो इससे हो सकते हैं, पर क्वेश्चन में लिखा है ना कि रिपीट तो कर ही नहीं रहा है, तो टीएफटी कहीं और आगे दिखेगा भी नहीं। और अगर रिपीट लिख देते टीएफटी हो तो फिर तो मैं आंसर नहीं दे सकता, पता नहीं कितने बच्चों ने लिखा होगा टीएफटी टीएफटी, कितने हटाऊंगा, टोटल कितने थे वो नहीं पता लग सकता। आई बात समझ में? सर वो तो किसी ने लिखा ही नहीं ना, सही वाला। हाँ इसलिए तो 7 बच्चे ये आंसर आया हमारे पास, मतलब ये किसी ने लिखा ही नहीं। सर ये किसी ने लिखा ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए इसकी, तो फिर उसने बोला ना कि सारी पॉसिबिलिटी आई है, किसी ने भी रिपीट नहीं करी, लेकिन आई सारी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी सब है, इसको हटा देंगे मतलब फिर क्या होगा, टीएफटी वाला स्टूडेंट तो है ही ना, पॉसिबिलिटी सारी लिखी है, कोई रिपीट नहीं हो रही। ये टीटीए भी लिखा है, टीटीएफ भी लिखा है, टीएफएफ भी लिखा है, एफटीटी भी लिखा है, ये सब लिखने वाले ये भी लिखा, लेकिन ये लिखने वाले सर ये लिखा ही नहीं किसी स्टूडेंट ने, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास, 7 ही तो बनी, इसको तो हटाना पड़ेगा ना। इसके हिसाब से कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको, 8 बच्चे, लेकिन इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर वाली सीक्वेंस आ गई है कि नहीं, आपको ये बताओ। हेलो, करेक्ट आंसर वाली सीक्वेंस आ गई है कि नहीं इसमें, ये करेक्ट आंसर की सीक्वेंस, करेक्ट आंसर सीक्वेंस है ये आ गई है इसमें, इसको नहीं रखना है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया माइनस में। डाउट बोलो, यस और नो, समझ में नहीं आया क्या? आवाज गई, पलक पोरवाल बोलो बोलो यार। नो सर, आ गया, ठीक है वापस समझा रहा हूं, इधर देखो, इधर देखें, रुको, हाँ कुछ स्टूडेंट को आया कुछ को नहीं आया, एक बार वो बोल देता हूँ। आवाज तो आ रही है ना आपको, क्लियर है? हाँ देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ये मैंने 3 दिए हैं, मैं 32 वाला एग्जाम्पल देख बना हुआ है यहाँ पे इतने सारे ना, क्योंकि इतने 31 स्टूडेंट तो 31 पॉसिबिलिटी तो नहीं समझा सकता, तो मैं 3 से समझाऊं। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है स्टूडेंट नहीं पता, मेरे पास 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब एक के लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 2 लिखा होता है, 8 आंसर्स की सीक्वेंस बनेगी, टोटल टोटल 8 आंसर की सीक्वेंस बनेगी मेरे पास ये। और ये कई बार कई स्टूडेंट ने रिपीट भी करी होगी, अगर बहुत सारे बच्चे होते तो मान लो 500 बच्चे हैं, तो पता नहीं टीटीटी कहीं कितनी बार लिखा होगा, पर ऐसे क्वेश्चन को हम डिसाइड नहीं कर सकते कितने बच्चे हैं इसमें, इसलिए तो उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से फॉर्मेट किया कि जिसका आंसर हम बना सके। तो ये जो टी बंचिव आंसर यही लिखना है सारे बच्चों को, जितने मान लो 500 बच्चे हैं, तो ये आंसर के सिवा कुछ और लिख सकते हैं क्या, पहले तो ये बताओ। 500 स्टूडेंट के आंसर यही आएंगे ना, इन्हीं में से कुछ आएंगे ना, कुछ और आ सकता है क्या? वेरी गुड, इन्हीं में से कुछ आएगा। अब उसने बोला है कि रिपीट नहीं करना, तो दूसरे तो सारे केस खत्म हो गए, एक बच्चे से ये, क्योंकि इनके से रिपीट होना नहीं, अगर एक भी रिपीट कर दिया तो स्टूडेंट यहाँ बढ़ जाएगा, 9 नंबर पर आ जाएगा, एक भी रिपीट कर दिया तो रिपीट एक ही हो रहा है इसमें, कोई भी चीज रिपीट होती हुई दिख रही है क्या, ऊपर तक देखो आप, सीक्वेंस है जो आंसर की टीटीएफ टीटीएफ और टीएफ, कहीं 2 बार दिख रहा है क्या, नो, ठीक है, तो टोटल 8 आंसर हुए मेरे पास, इसका मतलब 8 आंसर और ये कोई रिपीट नहीं हो रहे, तो 8 बच्चे हुए क्लासरूम में, तो मेरा आंसर 8 हो जाता। और उसमें फिर ये बोला है कि किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर की सीक्वेंस दी, मतलब ये वाला बच्चा उस रूम में है ही नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर की सीक्वेंस तो ये थी मेरे हिसाब से, और ये किसी ने नहीं लिखी, तो वो बच्चा क्लासरूम में नहीं है। तो बच्चे कितने क्लास में, 8 लिखूं कि 7 लिखूं, बताओ? 7, बस 7 लिखा, 7 को लाने का तरीका क्या हुआ, 8 में से 1 को हटा दिया, जो सही आंसर दे रहा था करेक्ट सीक्वेंस वाले को, एम आई राइट? मेरी बात समझ में आई है ना? हाँ है ना, दिमाग वाले क्वेश्चन है ना, लॉजिक 11th क्लास, बहुत काम आएगी। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट थ्योरी आती है परमुटेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कुछ ड्रॉबैक हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और ऐसी परमुटेशन की भी कुछ लिमिटेशंस होगी जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोनों को पढ़ाने के लिए एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो दूसरा टॉपिक हमारा आता है परमुटेशन, फिर इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। ओके, अब परमुटेशंस का मीनिंग समझते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। एक कॉमन वर्ड यूज करते हो आप, कई बार कई लोग यूज करते हैं, यार ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। ये वर्ड जब आप यूज करते हैं, ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा यार मुझे, इनका अरेंजमेंट कैसा है यार, बेकार अरेंजमेंट, ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप? ये वर्ड जब आप यूज करते हैं ना, तब आपके माइंड में क्या आता है कि जो ऑर्डर उन्होंने बनाया है किसी चीज को करने का, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो चीज पहले होनी थी वो बाद में, जो बाद में होनी थी वो पहले रख दी इन्होंने, जो आपको नहीं जम रही है। मतलब वहां पर आपने अपने माइंड में एक प्रोसेसिंग करी और उसके अकॉर्डिंग सोचा कि यार इसका जो ऑर्डर है ये सही नहीं लग रहा है। तो जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है वहां अरेंजमेंट होता है, और जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है वहां पर कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन आप वर्ड कहाँ यूज करते हैं? सर ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इस शर्ट के साथ में सर ये वाली ट्राउजर, या इसके साथ में सर ये वाला इसके साथ में ये वाला स्कार्फ, और इस वाले के साथ ये दुपट्टा, और ये ऐसा ये नेकलेस, इसके साथ में कॉम्बिनेशन, ऐसा करते हैं कि नहीं हम लोग? उसके अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कलर का इंपॉर्टेंस है कि ये कौन सी चीज और ये कौन सी, ब्लैक और व्हाइट बोलो या व्हाइट एंड ब्लैक बोलो, बात एक ही होती है। वो होता है कॉम्बिनेशन, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है वहां परमुटेशन, और जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पर कॉम्बिनेशन। सर कैसे? एग्जांपल दो, दे रहा हूं एग्जांपल दूंगा मैं, चिंता मत करो। और ये इंपॉर्टेंट चीज, एक कंसेप्ट माइंड में पहले स्टूडेंट के बैठना चाहिए, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस। और ऑर्डर का इंपॉर्टेंस मतलब अरेंजमेंट, ठीक है? कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं बाहर पानी गिर रहा है, काश ये पानी तब गिरता होता जब ऑफलाइन क्लासेस चलती होती, तभी हमको छुट्टी मिल जाती। हम बाहर पानी में गीले होते जाते, खूब मजा आता, सर से बोलते कि सर 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 अगली ट्यूशन है। अगली ट्यूशन तो नहीं जाते, रास्ते में सदगुरु आ जाता, फिर रास्ते में पकोड़े खाते और मस्ती करते हुए घर जाते गीले होते हुए, और बोलते कि सर ने छुट्टी कर दी, और पेरेंट्स के फोन हमारे पास आते, सर बच्चों को आपने पानी में भेज दिया। ऐसे ऐसी बदमाशी करते बच्चे। अब वो सब गए दिन, स्कूल ही नहीं देखने को मिल रहा है, कोरोना कोरोना चल रहा है ना। तो अब अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि जिस दिन भी पानी आएगा ऑनलाइन क्लासेस है, आज आगे अगर ऑफलाइन भी चलेगी तब। नो सर, कुछ नहीं, नो सर, सुनो उधर। परमुटेशन, अरेंजमेंट। मान लो मेरे पास 3 बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इंडिया में नहीं है? क्या बात कर रहे हो? वो तो रसिया में आई है यार अभी तो। अपन तो एडवांस में लगवा लेते हैं, मैं तो जाके अभी लगवा के आ जाता हूँ एडवांस में, और कल से मैं तो स्कूल पढ़ाने चला जाऊँ अगर बच्चे आ जाए तो। मेरी तो इतनी इच्छा हो रही है पढ़ाने की बच्चों को। हाँ बिल्कुल ले आएंगे, चिंता मत करो। पूरा एक साथ बाल्टी भर के लियोगा, सबको मुंह में डाल देंगे, लो पियो। 3 बुक है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। इन 3 बुक में से, ठीक है, इन 3 बुक में से अंशुल जायसवाल, काश आपकी बातें सही हो, मेरे पास भी खूब पैसा हो आपके जैसा, काश। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, स्कूल खुलेंगे जबकि जब देखेंगे, अभी अपन परमुटेशन पर आ जाते हैं। ओके चलिए, 3 बुक है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आप लेकर आए होंगे ना, साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक तो ले आए होंगे अभी तक। हाँ, और आपको बताते हैं कुछ इसके साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ में हिंदी इंग्लिश भी लाए होंगे साथ में। कुछ स्टूडेंट आईआईटी की बुक भी लेकर आए होंगे। अभी वो थोड़े दिन तक उसका भूत रहेगा माइंड में कि उसको पढ़ना है।
फिर क्या होगा पता है, उसको रख देंगे साइड में एक अलमारी के अंदर। उस अलमारी में रखने के बाद में फिर वो दिवाली पे मम्मी सफाई करेगी, बोलेगी बुक्स लेके आया था एक बार पढ़ तो ले इसको, बोले मम्मी टाइम नहीं मिल रहा क्या करूं। वो बुक्स, 3 बुक फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, और भी अभी मैं 3 बुक पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि 3 से ज्यादा बुक आप पढ़ भी नहीं सकते, हिंदी इंग्लिश को लास्ट में पढ़ते हो, ये 3 पढ़ लो वही बहुत है। और साथ में अकाउंट्स की बुक भी ले लेंगे थोड़ी देर बाद, तो कॉमर्स के को बुरा लगेगा सर हमारी बुक तो ले ही नहीं, मैथ्स तो कॉमन है सब। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 बुक है, और मैं ऐसा बोलता हूँ आपसे कि इन 3 बुक में से कोई भी 2 बुक आपको उठानी है, 2 बुक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो आप ऐसा ऐसा लिखोगे सर, फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स या मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स या मैथ्स केमिस्ट्री। बस ये तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें से कोई भी 2 बुक उठानी है ऑर्डर को ध्यान में रखकर। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स, और केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स केमिस्ट्री। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? प्लीज लुक हियर, 6 पॉसिबिलिटीज। 6 अरेंजमेंट और 6 परमुटेशन। ये मैथमेटिकल वर्ड आ गया, ये प्रैक्टिकल वर्ड है दोनों जो हम यूज करते हैं। 6 डिफरेंट परमुटेशन है हमारे पास 3 बुक में से कोई सी भी 2 बुक लेने पर। 3 में से 2 बुक्स, चलो 3 बुक्स लेते हैं, तीनों की तीनों बुक्स लेना है, ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो मैं लिखूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। कितने वेज? 6 परमुटेशन। 3 बुक्स में से 3 बुक्स ही रहे, टोटल 3 बुक है मेरे पास। बात समझ में आ रही है? अभी तो कुछ नहीं किया, 3 बुक थी, 3 में से मैंने कहा आपसे कि 2 बुक उठा लो। ये 3 बुक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। इन 2 को ले लिया, ऑर्डर को ध्यान में रखना है, तो ये ऐसे लिया है ना, इन 2 को ले लिया, ऐसे लिया, फिर इसको और इसको इस तरह से, तो टोटल 6 बनी पॉसिबिलिटी। देखो इसका नाम मैंने फिजिक्स को केमिस्ट्री को मैथ्स दे दिया है ना, ऐसे इधर उधर करके इस तरह से टोटल 6 वेज। ये जो 6 वेज हैं, ये 6 अरेंजमेंट है, ईच वे इज नोन एज परमुटेशन। 1 permutation, 2 permutation, 6 permutations. So each of the arrangement, each of the arrangement each of the arrangement taking few or all from कुछ या सभी, जैसे इसमें सभी बुक ले ली, इसमें कुछ बुक ली मैंने 2 बुक्स, टेकिंग few or all from given objects, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं, तो बुक्स एक एग्जांपल है, कुछ भी चीज हो सकती है। Each of the arrangement taking few or all from given objects is known as permutation. हर अरेंजमेंट को हम परमुटेशन बोलते हैं। कुछ बुक्स या सभी बुक्स या कुछ चीजें या सभी चीजें गिवन चीजों में से लेने पर जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनते हैं, नोन एज परमुटेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी और बढ़ाता हूँ मैं इसको थोड़े नॉलेज को। अभी 3 में से 3 बुक ली, 3 में से 2 बुक ली, एक बुक लूंगा तो 3 ही बनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसलिए उसको लिखा नहीं मैंने, वो बहुत सिंपल चीज होगी। अब मैं 4 बुक लेता हूँ, इधर देखें, 4 बुक इस तरफ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अकाउंट्स। एग्जांपल 1 था, अब सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं।
कितनी बुक्स ले ली मैंने? 4। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट। मैथ्स कॉमन होगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसमें से 2 बुक लो, ओनली 2 बुक्स, ओनली 2 बुक्स, एंड कीप द ऑर्डर इन योर माइंड। तो ये 6 तो आएंगे आएंगे साथ में, एज इट इज, ये तो लिखना ही है मुझे। पीसी, सीपी, पीए, एमपी, सीए, एमसी, ये तो लिखना ही है। अभी एक के साथ में भी चलेगा, इतने तो आएंगे ही ना साथ में। क्या लिखूंगा? एपी, पीए, एससी, सीए, एएम, एमए। टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 8 12, 12 अरेंजमेंट्स बन गए। अब आप बोलोगे सर 3 के लिए भी बनाओ, तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बनेंगे, टाइम खराब होगा। तो फिर सर के क्वेश्चन कैसे करेंगे? यही तो अपन को पढ़ना है, यही चीज तो अपन पढ़ रहे हैं, हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। ये काउंटिंग का काम अब हम नहीं करेंगे, हमने काउंटिंग कर ली। इतनी काउंटिंग से ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं। ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये तो वो स्टूडेंट भी करेगा जो हिंदी और कंप्यूटर वाला है, तो वो उसको देंगे तो वो यही काम करेगा। अगर उसने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो वो यही काम करेगा, उसको बोलेंगे कि 4 बुक है, चलो इसमें से 3 बुक ले लेते हैं और ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, तो बताओ कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो वो बना बना के देखेगा। अगर उसने मैथ्स नहीं पढ़ी है ना, जैसे भी आपके साथ में अंशुल पढ़ रहे हैं, मैथ्स, वो कंप्यूटर स्टूडेंट है किंतु मैथ्स पढ़ रहा है, काम आएगी इसलिए आगे, तो क्या होगा? वो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर? कितने बनेंगे जरा बना के बताओ। 4 में से 3, तो 4 में से 3 वाले में बना के नहीं बताना, लेकिन फिर भी आंसर दे दूंगा मैं, उसी को बोलते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। चलो देखते हैं कैसे। ओके, कैसे आंसर दोगे सर आप? कितना आंसर आएगा? कुछ स्टूडेंट के माइंड में तो आ भी गया होगा आंसर की, सर ऐसे ऐसे करके कितना आंसर आएगा। ऑर्डर का ध्यान ऐसे रख लेना, देखो पीसी भी लिख रहे हैं और सीपी भी लिख रहे हैं। पीसी और सीपी, एक बुक उठाने के बाद दूसरी बुक कौन सी उठाई, पहले कौन सी बाद में कौन सी, 2 बुक ली ना आपने। तो ऑर्डर का ध्यान रखना ना, पहली क्या दूसरी कौन सी ली, दूसरी पहले, पहले कौन सी, ये ऑर्डर का मतलब है, ठीक है। हाँ, अब देखो अपन इस चीज को ले जाते हैं, इस पूरी चीज को यहाँ मैंने लिखा है जो, उसको अपने मैथ से जोड़ रहा हूँ, अपने एलजेब्रा से जोड़ रहा हूँ, फॉर्मूले से जोड़ रहा हूँ। लुक हियर, द नोटेशन दैट वी यूज फॉर दिस इज एन पी आर और पी एन आर, ये नोटेशन है इसका, एन पी आर और पी एन आर। This is the notation we use to denote the number of permutations. N P R और P N R। अजय बाबा ने 24 बना लिए होंगे, इसलिए 24 आंसर दे दिया है। वेरी गुड, 24 आंसर आना चाहिए अपना, अपन वो बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास NPR है और PNR है, ये नोटेशन है। अब n का मतलब क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे इस वाले एग्जांपल में n कितना है, 3, यहाँ लिखूंगा मैं 3। p का मतलब है परम्यूटेशन, और r का मतलब है कितने लिए। डरो मत, घर में है ना। 3p2, 3 में से 2 बुक ले रहे हैं, तो 3p2 इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। आंसर कितना आना चाहिए, 6। 3p2 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 6, ये लिख दिया 6। ऐसे लिखो p32, आंसर कितना है, 6, ये बताया मैंने, करके बताया है ना। तो ऐसे 3p3 कितना आंसर आएगा, 3p3 कितना आ रहा है, 6। ये इसके एग्जांपल लिखे मैंने, ये इसका एग्जांपल था, ये इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, ये इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के बता,
4 में से कितनी बुक्स ली हमने? 4 में से कितनी बुक ली थी बताओ? 4 में से कितनी है? 2। कैसे लिखूंगा मैं इसको? 4p2 और p42, ये दोनों नोटेशन है, ये नोटेशन है ना। 4 में से 2, इसको क्या लिखते हैं? 4 में से 2 बुक्स लेने पे कितना आंसर आ रहा है? 12। अब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से कि सर ये 4p2 से 12 कैसे आया, ये समझाओ। ये तो बना के देखे। सर 3p3 से 6 कैसे आया, ये समझाओ। सर 3p2 से 6 कैसे आया, ये समझाओ। और यही मेरा काम है, समझाना आपको कि डायरेक्ट कैसे लिखे, बना के थोड़ी देखेंगे हम ये सब चीजें। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने अब इसका स्क्रीनशॉट दे दो क्योंकि जगह कम है तो चीजें समझाने की। भरी बारिश के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में हमने परमुटेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। लाइफ लॉन्ग याद रख सकते हैं इस चीज को और इस दिन को। बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा याद रखने में। और बहुत याद आएगी आपको कि यार यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी हमको हमारे टीचर ने। हाँ यही तो, 3 2 भी 6 आ रहा है, 3 3 भी 6 आ रहा है। तो सर कैसे समझ में आएगा, फॉर्म कैसे लिखेंगे वो बताओ ना, वेट करो। डेफिनेशन मैंने लिख दी है। थ्री पी टू इक्वल टू 6, 3p3 वो भी कितना आया? 6। 4p2 वो कितना आया? 12। ये आया करते आंसर अभी तो बता भी नहीं बनाकर। लेकिन ये 3p2 कैसा है, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है? 3 को 2 बार कंजुगेशन में कम कर दो। 3 to 2, ऐसा नहीं बोला मैंने 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ऐसा नहीं बोला 3 to 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई। मैंने ऐसा बोला 3 को 2 बार कंजुगेशन में कम करो। मतलब जितना यहाँ लिखा है उतनी बार 3 को कम करना है, एक एक कम कर जाना है। तो 3 एक कम किया, 2, इसके बाद नंबर नहीं लिखेंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सेकंड में आएगा। देखो 3p3, 3 को 3 बार कम करना है, कंटिन्यूशन में कम कर जाओ एक एक, जब तक 3 फैक्टर नहीं आ जाए। मतलब 3 एक कम किया 2, एक कम किया 1। अभी भी समझ में नहीं आया? यहाँ तो आएगा ही आएगा। 4 को 2 बार कंटिन्यूशन में कम कर दो, 4 फिर 3, इसके बाद नहीं जाना, 2 बार ही आएगा। कितना आंसर आया? 12। कितना आंसर आया? 6। कितना हो जाएगा देखो। अब अपन बोल रहे थे 4 में से 3 बुक लें तो क्या आंसर आएगा? क्या लिखूंगा मैं? 4 को 3 बार कंटिन्यूशन में कम करना, 4 3 2, ये 24। मतलब 4 बुक में से अगर मैं 3 बुक लेता हूं तो 24 अरेंजमेंट बनेंगे। बना के बताओ, पागल नहीं हूं। घर पे बना के देखते रहना बैठ के, मैं नहीं करूंगा ये काम। और अभी मान लो अंशुल बोल दे कि सर आपके पास तो इतनी सारी बुक्स हैं, कोई भी बुक ले लो, इसमें से बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, ये देखो इतनी सारी बुक्स हैं, है ना। और हमारे पास तो 3 ही बुक है, आपके पास तो इतनी सारी बुक। तो 10 बुक में से मान लो 3 बुक ली, तो चलो सर परमुटेशन बनाते हैं बैठकर, आज अपन फ्री है, पानी गिर रहा है तो तब बनाते हैं। तो कितने बनेंगे कोई बताएगा? 10 में से 3 लूंगा तो यस 10 into 9 into 8। दर्शिता क्या बनाना चाहोगे? साजिया बाबा मतलब एनिका, बनाओगे 720 अरेंजमेंट? नो सर, नो वे सर। लेकिन फॉर्मूला तो आ गया, तरीका तो आ गया। अगर अब यही क्वेश्चन आप अपने उस हिंदी फ्रेंड से पूछो जिसके जिसके 90% मार्क्स हैं इसमें 10th क्लास में, सुनना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ बच्चों के डिसीजन रॉन्ग काउंसलिंग के कारण कितने बुरे होते हैं। ये चीज समझाना चाहूंगा, अभी 2 मिनट लूंगा।
रॉन्ग काउंसलिंग के कारण बच्चों के डिसीजन आगे कितने तकलीफ वाले होते हैं ये मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ टीचर जान करके रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं, पता नहीं क्यों, जो भी उनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन वो रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं। उस 90% स्टूडेंट को भी ये बोलते हैं मैथ्स कुछ काम नहीं आई, मैथ्स कुछ काम नहीं आई। और मैं ये बोल रहा हूँ मैथ्स उस 90% स्टूडेंट के लिए ही बनी हुई है जिसने ये रॉन्ग डिसीजन के कारण मैथ्स नहीं लिया। उसको मैथ्स कितनी काम आती है ये तो अंशु जायसवाल के साथ बैठा हुआ है, तुम्हारे 12th पास कर लिया, वो बता देगा। आगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9th 11th 12th की मैथ्स काम आती है। वो टीचर आपको ये बोलते हैं कि 9th 10th की मैथ्स काम आती है, 11th 12th की नहीं आती। मैं कह रहा हूँ अगर चलो 9th 10th की भी आती है ना, तो भी क्या होता है, वो 90% वाला स्टूडेंट जब 11th 12th पास करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल और पढ़ता है और जब फाइनल में जाकर एमबीए की तैयारी करता है, 4 साल का गैप इनफ होता है। इवन ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी याद नहीं होता उसको याद ही नहीं आता ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो 4 साल में वो पूरी मैथ्स उसकी वॉश आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका सारा ब्रेन खत्म हो जाता है। सिर्फ वो 4 साल उसने लाइफ के एंजॉय कर लिए, आगे फिर वो फिर जब एमबीए की क्लासेस अटेंड करने जाता है, बड़ी बड़ी क्लासेस में, बड़े बड़े शहरों में, आपको पता है क्या क्या पैसे लगते हैं, कैसे रहना पड़ता है और कितना खर्चा होता है। और वो स्टूडेंट जो 80% 70 वाला था जिसने मैथ्स लिया क्योंकि मेरे को आगे कुछ करना है, मेरे को इंटरेस्ट है मैथ्स लिया, वो उस स्टूडेंट से भी आगे निकल जाता है। ये सब चीजें बाद में समझ में आती है और अभी हम जब बोलते हैं तो क्या लगता है, पता है क्या लगता है आप लोगों को, सर की ट्यूशन है ना इसलिए सर ऐसा बोलते हैं, सर के यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे ना इसलिए, ऐसे टीचर्स भी बोलते हैं साथ में। ये सब गलत है, ये सब गलत सोच लेके चलते हैं। फिर हमने आजकल बोलना छोड़ दिया, जिसको जो लेना है लो सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन में ऐसा कोई मेरा फिजिकल एजुकेशन से दुश्मनी थोड़ी है मेरी, कि फिजिकल एजुकेशन वालों से मेरी कोई दुश्मनी है या मेरी टीचर से कोई दुश्मनी है। मैं तो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 90% वाला है, उसको फिजिकल एजुकेशन लेकर क्या है, क्या पता क्या करेगा वो। कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या, कंप्यूटर साइंस भी काम आती है, पर फिजिकल एजुकेशन उसको क्या करना है। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि मत लो। लेकिन तुम अगर 70-60% वाले हैं और आपसे इतना बर्डन नहीं झेल सकते तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लो, कोई बात नहीं, पर ठीक है। पर दिखावा है, दिखावा किसका है, कोटा वाला। अरे वो कोटा जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी बात छोड़ो, वो बिल्कुल हाई, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाली बात है। अपन तो निचली कोर्ट के लोग हैं, अपन तो मॉडरेट लेवल का पढ़ रहे हैं भैया, उसमें भी फिर और नीचे हो जाओ, फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ के क्या करोगे आगे। मेरे को फिजिकल एजुकेशन वाले लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप अपना करियर क्यों खराब कर रहे हैं जब आपके पास इतना ब्रेन है। 90% वाला बच्चा क्यों ले रहा है, मुझे नहीं समझ में आती उसकी बात। मेरा मेरा लॉजिक हो सकता है कि उसकी काउंसलिंग किसी और बड़े अच्छे लोगों ने करी हो तो ठीक है, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट 5 साल बाद जरूर आके बताए कि सर मेरे को ये फायदा होगा फिजिकल एजुकेशन से। और ये 60% वाला बच्चा है जो मैथ्स ले रहा वो भी आके बताना कि सर 5 साल बाद ये फायदा हुआ मैथ्स से। एक एग्जाम्पल तो अभी ये बात चल रही है इसलिए मेरे को देने में आ गया आपको कि कैसे यूज हो रही है ये सब चीजें, और इसी का यूज करके ये सारे सॉफ्टवेयर और ये सब चल रहे हैं जो आपको काम आ रहे हैं, जो आपका दिमाग चला रहे हैं, ये जो लैपटॉप और ये मोबाइल चल रहे हैं, ये सब में ये बाइनरी ऑपरेशन में यूज होने वाली चीजें कंप्यूटर साइंस के अंदर। एनीवे अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो ये 10p3 का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या हुआ, इस तरह से फॉर्मूला लिखना ये प्रैक्टिस के लिए तो इजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर हमको इसको फैक्टोरियल नोटेशन में भी ले जाना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल नोटेशन में मैं कैसे ले जाता हूँ, लुक हियर 6p, नो 3p2 था मेरे पास, ये यहां से लिख रहा हूं, इसका आंसर 3 इंटू 2 लिखा था। क्या मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख के नीचे 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम सर कर दो ऐसा। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 है तो इसको मैं फैक्टर 3 लिख दूं, 3 टू 1, और 1 को लिख देता हूं मैं 3 माइनस 2, 1 को ऐसा लिख दिया। और इसको फैक्टोरियल 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो आप देखो फैक्टरी p2 को लिखा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2। एक और चीज लिखता हूं, एक और एग्जांपल 4p3 को लिखता हूं, 4p3, 4 इंटू 3 आया था, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 2 इंटू में क्या लिखूंगा मैं 1, नीचे भी लिख देता हूं 1, जो हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या लिखूंगा इसको 4 माइनस 3। एक और एग्जांपल लिखता हूं, ये वाला 4p2, इधर लिख देता हूं, या 7p3। क्या लिखोगे, चलो 7p3 को कोई स्टूडेंट बताओ 7p3 को कैसा लिखेंगे, 7 6 5 ऐसे लिखेंगे, इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 1। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? आप बोलोगे नहीं सर, अभी ऐसा लिख सकता हूँ कि 765 के बाद 4321 जो लिखा है वो तो गलत है ना। हाँ, तो क्या करूं, ऐसा कर दो। अब तो ठीक है, अब तो गुस्सा नहीं आ रहा, अब तो बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब हमने ये वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि परमुटेशन के हिसाब से तो 733 को 765 भी लिखूंगा। अगली स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसको 765 4321 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल की डेफिनेशन से, और 4321 को क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 4। लेकिन 7 एज इट इज लिखा जाता है, 4 को लिख रहा हूं मैं 7 माइनस 3, मतलब ये माइनस ये लिखो नीचे, तो ये फैक्टोरियल में चला जाता है। ऊपर इसका फैक्टोरियल और नीचे इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बन गया। चलो अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, एन पी आर। क्या लिखेंगे बताओ, एन पी आर क्या लिखेंगे, कोई बोल के बता दो, आप बोल के बता सकते हैं। Factorial n upon factorial n minus r. Yes, this is the formula of permutation in terms of factorial। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।